खुदा ने चाहा तो तुम बहुत जल्द अपने घर में होगी। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही काम अक्लमंदी का किया है, वो किया यही कि इस हादसे से पहले मैं फरीदी साहिब को यहाँ के मुफस्सल हालात लिख दिए थे। तो क्या फरीदी साहिब मौजूद नहीं थे? नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, हमीद ने कहा, और उसके बाद इसने शुरू से लेकर आखिर तक शहनाज को सारे वाकयात बता दिए। तो फिर इसका यह मतलब हुआ कि मैं लेडी सीताराम की कैद में हूँ? शहनाज ने हैरत से कहा, लेकिन आखिर क्यों? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? वो दरअसल अपना जुर्म किसी दूसरे के सर थोपना चाहती थी। इत्तेफाक से तुम ही जद में आ गई। तो क्या लेडी सीताराम ही राम सिंह की कातिल हैं? हालात तो यही कहते हैं। अब मुझे यहाँ से बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं। ऐसा मत सोचो, फरीदी साहिब जरूर आएंगे, और अगर वो ना भी आए तो मेरी मौजूदगी में तुम्हें परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं। अब बहुत अच्छे आदमी हैं, शहनाज ने कहा। बस इतनी सी बात नहीं, मैं बहुत बुरा आदमी होंगे लेकिन मेरे लिए नहीं। तो क्या वाकई तुम मुझ पर भरोसा करती हो? आखिर क्यों ना करूं? एक बात पूछूं, ये कि तुमने लेडी सीताराम के यहाँ का ट्यूशन क्यों छोड़ दिया? मुझे नापसंद था। आखिर नापसंदीदगी की वजह? वहाँ कई बहुत ही आवारा और ओबाश किस्म के लोग आने लगे थे। अक्सर वो मुझे भी अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करते थे। ये चीज मुझे नापसंद थी। हमीद कुछ और पूछने का इरादा कर ही रहा था कि शहनाज ने इसे रोक दिया। अब ज्यादा बातें ना कीजिए, सर से बहुत ज्यादा खून निकल गया है, कहीं फिर चक्कर ना आ जाए। इतने दिनों के बाद तुम मिली हो, दिल चाहता है बस बातें किए जाओ। नहीं, बस आंख बंद कीजिए, मैं सर सहलाती हूँ। हमीद ने आंखें बंद कर ली और वो होले होले इसका सर सहलाने लगी। हमीद को अपने दिल में एक अजीब किस्म की गम आलूद नरमाहट फैलती मालूम होने लगी। वो खुलूस और प्यार जिसका हर मर्द एक औरत से मतमन्नी होता है, हमीद को आज तक ना मिला था। हमीद को शहनाज के इस रवैये में एक ऐसी लगावट महसूस हुई जिसे ममता के बाद दर्जा दिया जा सकता है। इसकी बंद आंखों से आंसू फूटेंगी। अरे अरे, आंसू क्यों? कुछ नहीं, हमीद ने खट्टी हुई आवाज में कहा। अब को मेरी किस्म बताए, क्या बात है? मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती, हमीद ने कहा। फिलहाल आप अपनी हालत देखिए, मेरी बाद में देखिएगा। ये आफत तुमने खुद अपने सर मोल ली है, हमीद ने कहा। वो कैसे? ना तुम इतनी सोशल होती और ना ये दिन देखना नसीब होता। अपनी इस हमाकत पर तो अरसा से रो रही हूँ, शहनाज ने कहा। अगर कभी आसमान देखना नसीब हुआ तो इंशाअल्लाह आसमानों में एक शरीफ औरत की तरह जिंदगी बसर करने की कोशिश करूंगी। जब तक कि हमारे समाज का पूरा ढांचा ही ना बदल जाए, औरतों की आजादी कोई मानी नहीं रखती। अब ठीक कह रहे हैं, अब ये बात मेरी समझ में भी आ गई है। खैर छोड़ो उन बातों को, अब यहाँ से निकलने की कोई तदबीर करनी चाहिए, हमीद ने उठते हुए कहा। तो लेटे रहे ना? नहीं, ये लेटने का वक्त नहीं, अब किसी लम्हे भी हम मौत से दो चार हो सकते हैं। वो कैसे? कर्नल प्रकाश महज ये मालूम करने के लिए यहाँ लाया है कि मैं कौन हूँ। मैंने इसका राज मालूम कर लिया है, लिहाजा वो मुझे भी जिंदा न छोड़ेगा। खुदा न खास्ता ऐसी बात मुंह से ना निकालिए। मैं सच कह रहा हूँ शहनाज, यहाँ से बचकर निकलने के लिए जल्दी ही कुछ न कुछ करना चाहिए। हमीद उठकर तहखाने की दीवारों का जायजा लेने लगा। वो बड़ी मेहनत और जानफिशानी से दीवार का एक हिस्सा ठोंक बजा कर देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो पसीने पसीने हो गया, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। मालूम होता है शायद मरने का वक्त सचमुच करीब आ गया है, हमीद ने बेबसी से कहा। शहनाज के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो निढाल होकर चटाई पर लेट गई। क्यों, क्या बात है? हमीद ने कहा। कुछ नहीं, यूं ही चक्कर सा आ गया है। घबराओ नहीं, जरूर कोई ना कोई अच्छी सूरत पैदा होगी। मैं इस पर यकीन रखता हूँ, बेगुनाहों का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता, हमीद ने कहा। शहनाज ने कोई जवाब ना दिया। हमीद बैठा सोचता रहा। इसका ख्याल दीवार के इस हिस्से की तरफ गया जहां दरार पैदा हुई थी। वो झक कर देखने लगा। वहीं करीब ही फर्श की ईंट उखड़ी हुई थी और खाली जगह इतनी भरी हुई थी कि सतह फर्श के बराबर हो गई थी। हमीद ने पहले तो उसकी तरफ कोई ध्यान ना दिया, लेकिन फिर सोचने लगा कि यहाँ इस तहखाने में इतना गर्द और गुबार कहाँ से आया कि खाली ईंट की जगह खुद ब खुद भर गई। और अगर ईंट निकल जाने के बाद इसमें मिट्टी इसलिए भरी गई है कि फर्श बराबर हो जाए, तो ये बात बिल्कुल बेतक सी लगती है।
क्योंकि जहां इस जगह दूसरी ईंट जड़ी जा सकती थी मिट्टी से, इसे भरने की कोई वजह नहीं हो सकती। हमीद ने अर्ध गिर्द देखा, मेज पर एक चमचा पड़ा हुआ था। वो इससे मिट्टी खोदने लगा। काफी मिट्टी निकल जाने के बाद अचानक चमचा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी निकालनी शुरू की। यह सख्त चीज लोहे का एक लट्टू था। इसने इसे घुमाने की कोशिश की लेकिन इसमें जुम्बिश भी ना हुई। उसने अब इसे दूसरी तरफ घुमाना शुरू किया। जरा सी मेहनत के बाद ही लट्टू घूमने लगा और जहां पर दरार पैदा हुई थी वहां की दीवार का कुछ हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। शहनाज, ये देखो, हमीद खुशी में चीखा। शहनाज और हमीद खड़े मुतहय्यर होकर देख रहे थे। सामने की दीवार में एक कद आदम दरवाजा नमूदार हो गया था। चंद गज के फासले पर ऊपर जाने के लिए जीने थे। अभी दोनों की हैरत खत्म न हुई थी कि जमीनों पर कदमों की आहट सुनाई दी। कर्नल प्रकाश और लेडी सीताराम ने जीने तय करते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे। हमीद को ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने इसे पहाड़ पर से जमीन की तरफ धकेल दिया हो। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। कर्नल प्रकाश ने एक जोरदार कहकहा लगाया। बड़े चालाक हो बरखुरदार, उसने जेब से पिस्तौल निकालते हुए कहा। पीछे हटो। शहनाज और हमीद सहम कर पीछे हट गए। तुम लोग वहां कोने में जाकर बैठो, कर्नल प्रकाश ने हमीद और शहनाज से कहा। अगर जर्रा बराबर भी शरारत की तो याद रखना ये पिस्तौल बड़ा खूनी है। हमीद और शहनाज कोने में जाकर बैठ गए। जानती हो रेखा डार्लिंग ये कौन है? प्रकाश ने कहा। नहीं, सरकारी सुराग रसा सार्जेंट हमीद। अरे हाँ, ये मुझे सुबह को मालूम हुआ। कहो बेटा हमीद साहब, अब तुम्हारा क्या हश्र किया जाए? कर्नल प्रकाश, कान खोलकर सुन लो, अगर मेरा एक बाल भी बीका हुआ तो मेरा उस्ताद तुम्हें जिंदा न छोड़ेगा, चाहे तुम पाताल ही में जाकर क्यों न छिपो। हमीद ने कहा। अच्छा रेखा, अभी मैं इन दोनों का खात्मा किए देता हूं। तुम ये बताओ कि अफ्रीका चलने की क्या रही? अगर तुम तैयार हो जाओ तो मैं अपने दोनों हार लिए बगैर ही चला जाऊंगा। तुमसे ज्यादा उन हारों की कीमत नहीं है। मगर ये अभी कैसे मुमकिन है? लेडी सीता राम ने कहा। जो चीज तुम्हें रोक रही है मैं इसे भी समझता हूँ। तुम इत्मीनान रखो, सरेंदर को मुझे से समझौता करना ही पड़ेगा। क्या मतलब? लेडी सीताराम चौंक कर बोली। अरे तुम इसका मतलब नहीं समझी क्या? वो कल रात वाला कागज याद नहीं जो मैंने सरेंदर को दिया था? देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे और सरेंदर के नाजायज ताल्लुकात हैं। राम सिंह के हाथ तुम्हारा एक खत लग गया था जो तुमने सरेंदर को लिखा था। वो आए दिन तुम लोगों को इसी खत का हवाला देते हुए धमका कर तुमसे रुपया ऐंठता था। आखिर एक दिन तंग आकर तुमने इसे कत्ल कर देने का प्लान बनाया और इसे कत्ल भी कर दिया। कर्नल प्रकाश से कोई बात छपी हुई नहीं है। लेडी सीताराम का चेहरा फक हो गया और वो थर थर कांप रही थी। लेकिन मेरी रेखा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई सरोकार न रखूंगा। मोहब्बत अंधी होती है, वो अच्छाई या बुराई कुछ नहीं देखती। कर्नल, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अपनी बुराइयों के बावजूद भी मुझ में सच्ची मोहब्बत का जज्बा मौजूद है और मैं इसे सिर्फ तुम्हारे ही लिए वक्फ कर चुकी हूँ। मैं क्या बताऊं कि कौन सी मजबूरियों के तहत सरेंदर के साथ अय्याशी करती थी। दरवाजे की तरफ से आवाज आई। सबकी निगाहें उधर उठ गईं। दरवाजे में सरेंदर हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था, जिसका रुख कर्नल प्रकाश की तरफ था। तुम दोनों ये आरजू ही लिए हुए दुनिया से चले जाओगे? वो गरज कर बोला। कर्नल प्रकाश ने उठना चाहा। सरेंदर ने बैठकर लट्टू घुमा दिया। दरवाजा बंद हो चुका था। खबरदार, अपनी जगह से हिलना मत, सरेंदर ने चीख कर कहा। कर्नल प्रकाश ने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहका लगाया। पीछे हटो, पीछे नहीं तो गोली चला दूंगा। सरेंदर चीखा। चला भी दो मेरी जान। कर्नल प्रकाश रुक कर बोला। मुझे तुमसे भी इतनी ही मोहब्बत है जितनी के रेखा से है। चुप रहो सुअर के बच्चे, सरेंदर ने गरज कर कहा और ट्रिगर दबा दिया, मगर धमाके की आवाज नहीं सुनाई दी। कर्नल प्रकाश ने फिर कहकहा लगाया। सरेंदर घबराकर पिस्तौल की तरफ देखने लगा। वाय बरखुरदार उसी के बिल बोते पर बहादुरी दिखाने चले थे। सुनो बेटा, मैं माथे की लकीरों में दिल का हाल पढ़ लेता हूँ। मैंने इसी वक्त तुम्हारी जेब में पड़े हुए पिस्तौल की गोलियां निकाल ली थीं जब तुम ऊपर मुझसे बात कर रहे थे। मैं कल रात ही समझ गया था कि तुम कोई चाल जरूर चलोगे, तो गोया तुम इस तहखाने को हम दोनों आदमियों का मकबरा बनाना चाहते थे।
खैर अब भी यहाँ 3 ही लाशें होंगी। कर्नल प्रकाश ने बढ़कर सरेंदर की गर्दन पकड़ ली। सरेंदर बच्चों की तरह चीख रहा था। कर्नल ने इसे एक कुर्सी पर बिठा दिया। देखो सरेंदर, मैं अब तुमसे समझौता ही करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे रेखा को निकाल कर ले जाने में मेरी मदद करने का वादा करो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। मुझे मंजूर है, सरेंदर ने भराई हुई आवाज में कहा। यूं नहीं, कर्नल हंसकर बोला, तुम बहुत भयानक आदमी हो। तुम्हें अपना फैसला तब्दील करते देर नहीं लगती। मैं कोई ऐसी चीज चाहता हूं जिसने हमेशा तुम्हारी कोर मुझसे दबती रहे ताकि तुम बाद में कोई शरारत न कर सको। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे ये लिख कर दे दो कि तुम राम सिंह के कातिल हो। इस पर तुम्हारे और रेखा दोनों के दस्तखत होंगे। तुम घबराओ नहीं, मैं ये सिर्फ अपने इत्मीनान के लिए कर रहा हूँ। सरेंदर के सारे जिस्म से पसीना छूट पड़ा। कभी वो लेडी सीताराम की तरफ देखता और कभी कर्नल प्रकाश की तरफ। मैं मसवदा तैयार किए देता हूं, तुम दोनों अपने दस्तखत कर दो। कर्नल प्रकाश ने कहा। मैं क्यों दस्तखत करूं? रेखा ने कहा। रेखा डार्लिंग, तुम घबरा क्यों गई हो? तुम्हारे दस्तखत से ये चीज और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि तुम बतौर गवाह इस पर दस्तखत करोगी, तभी हम दोनों सुकून से रह सकेंगे। कर्नल प्रकाश ने जल्दी जल्दी मसवदा तैयार किया और दस्तखत के लिए सरेंदर की तरफ बढ़ा दिया। सरेंदर ने माथे का पसीना पोंछते हुए दस्तखत कर दिए। लेडी सीताराम ने भी इसकी तकलीद की। कर्नल प्रकाश ने कागज तह करके जेब में रख लिया। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, उसने हमीद और शहनाज की तरफ देखकर कहा। फिर अचानक कर्नल प्रकाश ने जंगलियों की तरह उछल उछल कर नाचना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो गाता भी जा रहा था, लेकिन मफहूम उनकी समझ से बाहर था, क्योंकि जबान गैर मुल्की थी। वो वहशियों से बदतर होता जा रहा था। नाचते नाचते इसका चश्मा उछल कर दीवार से जा टकराया। मूंछ और दाढ़ी उखड़कर फर्श पर आ रही और हमीद बेइख्तियार चीख पड़ा, फरीदी साहिब। फरीदी खड़ा कह लगा रहा था। लेडी सीताराम चीख मार कर बेहोश हो गई। सरेंदर बैठा इस तरह कांप रहा था जैसे इसे बुखार आ गया हो। फरीदी ने जेब से हथकड़ियां निकालकर हमीद को दे। हमीद ने जल्दी जल्दी दोनों को हथकड़ियां पहना दे। फरीदी और हमीद अपने ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। अभी तक जगदीश नहीं आया। फरीदी ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या वाकई इस केस की कामयाबी का जिम्मेदार इसी को बनाएंगे? हमीद बोला, मैं इससे वादा कर चुका हूं, अगर उसने लेडी सीताराम के बारे में मुझे ना बताया होता तो मैं जिंदगी भर कामयाब नहीं हो सका था। और मैंने ये सारी दर्द सिरी महज शहनाज के लिए मोल ली थी। आओ शहनाज आओ। फरीदी दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए बोला। शहनाज मुस्कराती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। बोलो हमीद, अब क्या कहते हो? कह दूं शहनाज से? फरीदी ने हंसकर कहा। हमीद बौखला गया। क्या बात है? शहनाज बैठती हुई बोली। कुछ नहीं। हमीद जल्दी से बोला। खैर कहो शहनाज, कोई नई बात? फरीदी ने कहा। कोई नई बात नहीं, नई बातें तो मैं अब से सुनने आई हूं। हाँ, अब सारे हालात बता दे। हमीद ने कहा। हालात कोई खास नहीं, सिवाय इसके कि मैंने बड़ी बेदर्दी से तुम्हारा सर फाड़ दिया था। इसकी शिकायत तो मुझे भी है। अगर अब जरा सा इशारा कर देते तो मैं खुद ही बेहोश हो जाता। जरूर अब से ही उम्मीद होती, तो इतनी कलाबाजियां खाने की क्या जरूरत थी? अच्छा ये बताइए कि वो कागज कैसा था जो अपने सरेंदर को दिया था, और हार चुराने की क्या जरूरत थी? इतना ही समझने लगो तो फिर सर्जेंट क्यों? फरीदी हंसकर बोला। अच्छा शुरू से सुनाता हूँ। जगदीश से लेडी सीताराम के मुतालिक मालूम कर लेने के बाद भी मेरा इरादा खामखा इस झगड़े में पड़ने का नहीं था, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि शहनाज गायब कर दी गई है तो मैंने उसी वक्त प्लान तैयार कर लिया। जब हम लोग उनकी तलाश में सड़कें नापते फिर रहे थे, चिट्ठी मैंने सचमुच इसलिए लेनी चाहिए थी कि कुत्तों की नुमाइश में हिस्सा लूं, लिहाजा शहनाज के गायब हो जाने के बाद भी मैं इस पर उड़ा रहा कि जाऊंगा। तुम मुझे स्टेशन छोड़ने आए थे, मुझे ट्रेन पर सवार कराकर तुम वापस आ गए थे। मैं अगले स्टेशन पर उतर गया, वहां से भेस बदल कर शहर वापस आया। मुझे सर सीताराम से जान पहचान पैदा करनी थी, इसलिए मैंने कर्नल प्रकाश का भेस बदला, क्योंकि वो भी कुत्तों का एक मशहूर शौकीन था और अपने अफ्रीकी नस्ल के लोडंगों की वजह से मुझे और भी आसानी हो गई। मैंने होटल का वही कमरा किराया पर लिया जिसमें राम सिंह ठहरा हुआ था। एक दिन अचानक जब कमरे की सफाई हो रही थी, मुझे कालीन के नीचे एक खत मिल गया।
ये खत लेडी सीताराम ने सरेंदर को लिखा था। फौरन मेरे जहन में ये बात आई कि शायद राम सिंह दोनों को ही खत से ब्लैकमेल कर रहा था और उन लोगों ने तंग आकर इसे कत्ल कर दिया। अब मैंने बाकायदा काम शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें नुमाइशगाह से खत भिजवाने का इंतजाम किया ताकि तुम्हें बिल्कुल यकीन हो जाए कि मैं वहीं गया हूँ। इस दौरान मैंने लेडी सीताराम पर डोरे डालने शुरू किए। वो बहुत जल्द काबू में आ गई। फिर मैं सर सीताराम से पार्क में मिला और जब वापस आ रहा था तो तुम मेरा ताक़ुब कर रहे थे। अब मैं दीदा दानिस्ता तुम्हें ताक़ुब का मौका देने लगा। तुम्हारी मौजूदगी में हमेशा में कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर कर बैठता जिससे तुम्हारा शुबा और ज्यादा पुख्ता हो जाए। इस दिन बालकनी में भी तुमने हम दोनों की बातें सुनी थीं और उसके बाद सरेंदर और रेखा की बातें भी सुनी थीं। मुझे पहले ही यकीन था कि सरिता राम की कोठी में कोई तहखाना जरूर है और शहनाज साहिबा इसमें बंद है, और ये तो मैं पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि बेचारा सर सीताराम उन वाकयात से बिल्कुल लाइल्म है। लिहाजा मैंने इस पोशीदा मकाम का पता लगाने के लिए हार चुराने वाला प्लान बनाया। ये मैं जानता था कि तुम साया की तरह मेरे पीछे लगे रहते हो, लिहाजा तुम आज भी हमारी गुफ्तगू सुनने की जरूर कोशिश करोगे, और ऐसा ही हुआ। अगर तुम्हें इस बात का पहले से इल्म होता तो वाकयात में इतनी बेसाख्तगी हरगिज ना पैदा हो सकती। वो तो सब कुछ है, लेकिन मुझे चक्कर आने लगे हैं। इसका क्या इलाज होगा? हमीद ने कहा। वो उसका इलाज तो। फरीदी इतना कहकर शहनाज की तरफ देखने लगा और शहनाज ने शर्मा कर सर झुका लिया। हाँ भाई, अब तुमने क्या सोचा है? क्या कॉलेज की मुलाजमत जारी रखोगी? फरीदी ने शहनाज से कहा। अब जैसी अपरायदे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं जो मुझे कोई माकूल मशवरा दे सके। मेरे ख्याल से अब मुलाजमत तर्क कर दो। इस वाकये के बाद से तुम्हारी काफी बदनामी हो चुकी है, जबकि तुम बेगुनाह थी, लेकिन इस किस्म की बदनामी के असरात मुश्किल ही से मिलते हैं। तो फिर बताइए मैं क्या करूं? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम और हमीद एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, मेरी मानो तो। क्यों हमीद साहिब, अब की क्या राय है? हमीद शर्माने की एक्टिंग करने लगा और शहनाज जो सचमुच शर्मा रही थी, जब्त करने के बावजूद भी अपनी हंसी न रोक सकी। इतने में इंस्पेक्टर जगदेश आ गया। इसके चेहरे से खुशी फूट रही थी। आओ भाई जगदेश साहिब, खूब वक्त पर आए। फरीदी ने कहा। हमीद, जरा चाय के लिए कह दो। मैं आपका शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं इंस्पेक्टर साहिब के अपने मेरा करियर बना दिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, फरीदी ने कहा। अगर तुम मेरी मदद न करते तो बेचारी शहनाज न जाने कहां होती। मैंने तो सिर्फ जबानी मदद की थी, लेकिन अपने इतनी तकलीफों का सामना करके मेरे लिए तरक्की की राह निकाली। अगर ऐसा ही है तो फिर शहनाज का शुक्रिया अदा करो, ना ये इस तरह गायब होती और ना मैं इस केस में हाथ डालता। अच्छा साहिब, शहनाज बहन का भी शुक्रिया, जगदेश ने सआदतमंदाना अंदाज में कहा। अच्छा जगदेश, लेडी इकबाल का हार भी लेते जाना, ये कारनामा भी तुम्हारा ही रहेगा। मैं अब का मतलब नहीं समझा, जगदेश ने हैरत से कहा। फरीदी ने इसे हार की चोरी के सारे वाकयात बताए। जगदेश का मुंह हैरत से खुला। लेकिन मैं लेडी इकबाल से कहूंगा क्या? सीधी सी बात है, कह देना कि शायद भागते वक्त चूर के हाथ से गिर गया था, मुझे एक नाली में पड़ा मिला। अब के एहसानात का शुक्रिया किस जबान से अदा करूं? जगदेश ने कहा। अच्छा ये तो बताओ कि सिन्हा का क्या हाल है? मुंह लटका रहता है, बात बात पर मुझसे उलझ पड़ता है। खैर वो तो होना ही था, हमीद ने कहा। चारों चाय पीने लगे। कभी कभी हमीद और शहनाज नजरें चराकर एक दूसरे को देख लेते और अजीब किस्म की शर्मीली मुस्कुराहट दोनों के होंठों पर रक्स करने लगती।